growing crops, vegetable, fruits and rearing animals for our use is known as silk को प्रोड्यूस करना from silkworm, right? इन सबको देखते हुए फार्मिंग को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है इस पे। देखो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, और उसके तो राख बन गया, हाँ या ना। अब राख बन करके राख पूरा इस मिट्टी में फैल गया, और सर जैसे ही मिट्टी में राख फैला, दैट मीन्स राइस हम लोग डेली, तुम लोग मार भात चोखा खा के आते हो, अरे सॉरी तुम लोग तो पुलाव खा के, पुलाव, अरे हम लोग गरीब है, हम लोग मार भात खा के आते हैं डेली, ठीक है। बेकूदे लगी ये तुम। आज हम लोग क्लास 8 जो ज्योग्राफी का चैप्टर है एग्रीकल्चर, राइट, इसका हम लोग आज पोस्टमार्टम करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद कल जो है हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आता है कि सर आप पहले ये बताइए कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर। तो देखो, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड रियरिंग एनिमल फॉर आवर यूज। यानी कि सर हम लोग सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, फसल उगाते हैं, पशुपालन करते हैं अपने यूज के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। बात समझ में आ गया ना। एग्रीकल्चर क्या होता है सर, ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड रियरिंग एनिमल फॉर आवर यूज इज नोन एज वेजिटेबल्स। वेरी नाइस। उसके बाद देखो, ये जो वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल को कहते हैं इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्या है ये, प्राइमरी एक्टिविटी है। हम लोग को पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर आता है वो आता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में। किसमें आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सर एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में क्यों आता है, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में क्यों आता है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है कि इस एक्टिविटी में रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका डायरेक्टली यूज हम लोग करते हैं, लाइक लैंड, सॉइल और वाटर। ये सब क्या है, ये सब का सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसका डायरेक्टली यूज हम लोग करते हैं एग्रीकल्चर में। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, राइट। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में एक स्टोरी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एक स्टोरी लिखा हुआ है, जिस स्टोरी में क्या है कि 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधव, टीना। ये सब जो है विलेज में टहल रहे थे। जब ये टहल रहे थे तो ये क्या देखे कि एक फार्मर जो है, एक फार्मर फील्ड में काम कर रहा है। वो फार्मर कहता है क्या कि हम जो है वो फार्मर क्या कर रहा था, वीट ग्रो कर रहा था। वो बोल रहा है कि हम वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया कि वो जो है सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मैन्योर डाल रहा है। क्या डाल रहा है, मैन्योर डाल रहा है, ठीक है। सॉइल क्या, ये मैन्योर क्या होता है, ये क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें पढ़ना है कि मैन्योर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि देखा वो कि वो फार्मर जो है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए मैन्योर डाल रहा है। उसके बाद जब वीट ग्रो हो गया तो उसको ले जा करके और मार्केट में यानी कि मंडी में उसको बेचा। अब जब मंडी में बेचा तो उसके बाद क्या हुआ कि मंडी से वो वीट कहां गया, फैक्ट्री में गया, और फैक्ट्री में जाके उसका ब्रेड और बिस्किट बन गया। यानी कि ग्रो किया था वीट और बन गया क्या, ब्रेड और बिस्किट। ग्रो किया था वीट और बन गया ब्रेड और बिस्किट फैक्ट्री में जाकर के, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो क्रॉप है वो फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे जा रहा है। यस और नो, जो क्रॉप है वो फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे गया, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ध्यान दो इधर, दिस शोज हाउ अ क्रॉप बिकेम्स अ फाइनल प्रोडक्ट थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इसमें हम लोग ये देखें कि जो क्रॉप है वो ब्रेड बन गया, जो वीट है वो ब्रेड बन गया,
बाई डिफरेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे सर आप लिखे हैं क्या, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। तो आ जाओ देखते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या होता है। देखो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी तीन प्रकार का होता है, अभी जस्ट थोड़ी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। आ जाओ, इस स्लाइड में सब कुछ डन ना। ये एनसीईआरटी का स्टोरी है, एग्रीकल्चर क्या होता है हम लोग ये जान लिए, फिर हम लोग ये देखें कि एग्रीकल्चर जो होता है सर वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है। बोलो यस, वेरी गुड। अब आगे देखते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाँ, 3 टाइप्स के इकोनॉमिकल एक्टिविटी होते हैं। सबसे फर्स्ट में आता है प्राइमरी एक्टिविटी। सर प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, वैसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज करते हैं। वैसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज करते हैं, वैसे एक्टिविटी को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। यहां पे देखो 2 पॉइंट में लिखा गया है। पहला पॉइंट, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आ गया बात समझ में। एग्जाम्पल, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और गैदरिंग। अब देखो ये सब एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटी का। किसका, प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा कि बताओ ये जो गैदरिंग है, ये जो गैदरिंग है, गैदरिंग किस इकोनॉमिकल एक्टिविटी में आता है। तुम लोग क्या बोलोगे, सर ये जो गैदरिंग है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, IMP। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आते हैं, राइट। फिशिंग सर प्राइमरी एक्टिविटी, फार्मिंग सर प्राइमरी एक्टिविटी। यानी देखो ब्रेन का यूज करना है कि जिस भी प्रोसेस में लैंड का यूज हो, जैसे माइनिंग, माइनिंग में क्या होगा कि हम लोग लैंड में ड्रिल करेंगे, राइट। तो माइनिंग भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा। डन। अब आगे देखते हैं, अब आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब क्या आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी आता है। देखो, थिंग्स आर मेड और मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल। देखो ये जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये हम लोग को देता है रॉ मटेरियल। जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में पढ़े थे, ये हम लोग को दिया था वीट, और ये वीट से क्या बन जाता है, ये वीट से ब्रेड बन गया। तो ये जो ब्रेड बना, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि सर जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हमारा एक्टिविटी जो हो जाता है वो होता है सेकेंडरी एक्टिविटी, राइट। वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। जैसे देखो, मेकिंग स्टील, बेकिंग ब्रेड, वीविंग क्लॉथ। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या आ जाए कि बताओ जो स्टील जो बनाता है, स्टील, मेकिंग स्टील किस इंडस्ट्री में आएगा, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, ठीक है ना। फिर लास्ट में आता है टर्शियरी। तो ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे था प्राइमरी एक्टिविटी, यहां पे था सेकेंडरी एक्टिविटी। और टर्शियरी एक्टिविटी क्या करता है, ये प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने का काम करता है, राइट। सपोर्ट करता है, मतलब ये जो टर्शियरी एक्टिविटी है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। देखो, दीज आर सर्विसेज दैट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे निखिल सर क्या कर रहे हैं, आप लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री क्या हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है आता है वो टर्शियरी एक्टिविटीज में आता है। जैसे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो प्राइमरी एक्टिविटी है इसमें रहता है वीट प्रोड्यूस हुआ, वीट प्रोड्यूस होने के बाद इसको कहाँ भेजना है, इसको भेजना है हम लोग को फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में जब जाएगा ये तो कैसे जाएगा सर, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, ट्रक से जाएगा या फिर ट्रैक्टर से जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गया। अब देखो, तो यहां पे आ गया ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। ये सारा का सारा जो है देखो मेहनत का पसीना, ठीक है। ये सब का सब जो है किस में आएगा, ये सब का सब आएगा टर्शियरी एक्टिविटीज में, ठीक है। तो टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है सर, वैसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब बात ये आता है कि व्हाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट। सर ये एग्रीकल्चर के बारे में आप पिछले 10-15 मिनट से बके जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। लेकिन सर आप ये बताइए कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वर्ल्ड में 50%
50% जो पीपल हैं वो फार्मर्स हैं, और इंडिया में हर 3 में से जो 2 लोग हैं वो फार्मर है, और 66% इंडिया के टोटल 66% पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट, राइट? इस कारण से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 50% क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड के लिए। अब फसल आएगा नहीं तो तुम लोग खाओगे क्या? व्हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो रोटी खाओगे कहां से? ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि ये बहुत मेन सोर्स है लाइवलीहुड का, फर्स्ट। सेकंड क्या कि पूरे वर्ल्ड में ये 50%, पूरे वर्ल्ड में ये 50% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट फार्मर है, और इंडिया में हर 3 में से 2 आदमी फार्मर है या फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 66% जो है जनसंख्या वो डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे। वेरी गुड। अब आता है सर ये जो एग्रीकल्चर हम लोग, अगर ठीक है सर आप ये बता रहे हैं 66%, लेकिन पहले सर आप ये बताइए ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर करने के लिए हम लोग के पास कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास अच्छा मिट्टी होना चाहिए, गुड सॉइल होना चाहिए, यानी कि फर्टाइल लैंड होना चाहिए, सुटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। उसके बाद प्रॉपर रेनफॉल होना चाहिए, उसके बाद फ्लैट लैंड होना चाहिए या फिर एरेबल लैंड होना चाहिए। एरेबल लैंड का मतलब होता है वैसा लैंड जिसपे क्रॉप उगाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो अगर हम तुमसे ये बोले एक पहाड़ है और इस पहाड़ पे तुमको खेती करना है, राइट, और दूसरे बच्चे से बोले कि तुम्हारे पास एक ये लैंड है, इस पे भी खेती करना है, तो सिंपल सी बात है कि सर दूसरे वाले जो फ्लैट लैंड है इस पे शानदार खेती होगा और इस पे खेती शानदार नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लाइमेट, दूसरा क्या, सुटेबल कंडीशन, प्रॉपर रेनफॉल, गुड सॉइल, फ्लैट लैंड, ये रहता है। ठीक है, अब तुम्हारे एनसीईआरटी में एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है 3rd पेज पे, 2nd पेज पे। उस वर्ल्ड मैप में दिखाया ये गया है कि कौन कौन सा जो लैंड है वो ग्रीन ग्रीन कलर से पेंट होगा, देखना। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर से पेंट होगा, तुम देख लेना तुम लोग कि कहां कहां जो है फार्मिंग के लिए बहुत शानदार जगह है, जैसे इंडिया में पूरा ही उसमें दिखता होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आता है एग्रीकल्चर। देखो कल्चर, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कल्चर के बारे में। कल्चर कितने प्रकार के होते हैं? देखो कल्चर सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है सेरीकल्चर, उसके बाद आता है पीसी कल्चर, ये हो गया तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, पीसी कल्चर। उसके बाद आता है विटीकल्चर, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल इज नोन एज एग्रीकल्चर, ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, जिसमें हम लोग लैंड का, सॉइल का, वाटर का और एनिमल्स का यूज करते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है सर? सिल्क को प्रोड्यूस करना फ्रॉम सिल्क वॉर्म, राइट, सिल्क को प्रोड्यूस करना फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सेरीकल्चर क्या होता है सर? सेरीकल्चर ग्रोइंग सिल्क वॉर्म्स टू मेक सिल्क, सिल्क वॉर्म को ग्रो करवाना, किस लिए सर? सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, सिल्क बनाने के लिए, राइट। अब आगे देखते हैं, हेल्प्स फार्मर टू अर्न मोर मनी। अब इससे ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल जो ये होता है सेरीकल्चर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब क्या? फिश का फार्मिंग, फिश का फार्मिंग। ठीक है, मछली पालन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मछली पालन, राइट, जैसे टैंक में हो गया, पॉन्ड्स में हो गया, जब हम लोग मछली को पालते हैं तो उस कल्चर को बोलते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, उस कल्चर को बोलते हैं पीसी कल्चर। फिर आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है सर? तो ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स, अगर तुम अंगूर जमा रहे हो, अंगूर, अगर अंगूर जमा रहे हो, ग्रोइंग ग्रेप्स को कहते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जब हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कहीं तुम लोग देखे हो ना कि कहीं कहीं होता है कि पूरा ऐसे अपने फील्ड में पूरा का पूरा कोई गुलाब लगा के रखा है, कोई गेंदा का फूल लगा के रखा है। ठीक है, तो फ्लावर को ग्रो करवा रहा है तो वो आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में। कोई अंगूर का खेती कर रहा है तो वो आ जाएगा किसमें? विटीकल्चर में। कोई अगर फिश फार्मिंग कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, वो आ जाएगा क्या? पीसी कल्चर में। कोई अगर सिल्क मेक कर रहा है, सिल्क वॉर्म को ग्रो करवा रहा है, वो आ जाएगा सेरीकल्चर में। यहां तक बात समझ में आ गया? वेरी गुड। उसके बाद देखो, अगर हम ये बात बोले
जैसे तुम इमेजिन कर लो कि जो हमारा ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इज लाइक अ मशीन, एग्रीकल्चर इज लाइक अ सिस्टम, राइट। एग्रीकल्चर को मान लो कि एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, उसका प्रोसेस होता है और फिर नीचे से क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। जैसे हम लोग देखे होंगे मिल के आटा चक्की का मिल, उस पे हम लोग गेहूं डालते हैं, दर 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 होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस, दर 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 मतलब क्या, प्रोसेस हुआ। उसके बाद नीचे से आटा निकलता है, आउटपुट में क्या निकला, आटा निकला। कैच कर पा रहे हो, वेरी नाइस। अब देखो, तो फार्मिंग इज लाइक अ सिस्टम जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। इनपुट में कैसे सर, हम लोग मिट्टी में फर्टिलाइजर डालते हैं, सीड डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये हम लोग इनपुट दिए। ये भी एग्जाम में आएगा कि इनपुट का तुम एग्जांपल बताओ, तो वाटर, फर्टिलाइजर, सीड हम लोग किस में डाल दिए, मिट्टी में डाल दिए, राइट। उसके बाद उसका होगा प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या, प्लोइंग किए सर, सोइंग किए सर, इरिगेशन किए और हार्वेस्टिंग किए। ये तुम लोग को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन साइंस चैप्टर 1 में, कि प्लोइंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, सोइंग क्या होता है और इरिगेशन क्या होता है। इसका हम लोग प्रोसेस किए। उसके बाद निकला आउटपुट। आउटपुट में क्या निकलता है सर, ऑफ कोर्स क्रॉप निकला, मिल्क, वेजिटेबल, ये सब हमारा आउटपुट का क्या है, एग्जांपल है, राइट। तो हम लोग अगर एग्रीकल्चर को अगर एक सिस्टम समझे तो हम लोग इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के बारे में देख लिए। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इनपुट। देखो यहाँ पे इनपुट में क्या, जैसे सीड, हम लोग सीड डालते हैं, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स डालते हैं, मशीनरीज हो गया, लेबर हो गया, राइट। सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर, ये किसका एग्जांपल है, इनपुट्स का, थिंग्स नीडेड फॉर फार्मिंग। तो इनपुट में क्या, सीड्स डाले, फर्टिलाइजर डाले, केमिकल्स डाले और मशीनरी डाले, ठीक है, मशीनरी और लेबर, ये सब एग्जांपल हुआ तुम्हारा इनपुट का। उसके बाद प्रोसेस में क्या, प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग। प्लोइंग मतलब सर मिट्टी को कोरना, ये हो गया प्लोइंग। सेकेंड चीज सोइंग क्या सर, स्कैटरिंग ऑफ सीड। इसमें हम लोग देखे थे कि दो तरीके से, बाई ब्रॉडकास्टिंग और बाई सीड ड्रिल्स, दो तरीके से हम लोग स्कैटर करते हैं सीड को। उसके बाद आता है इरिगेशन, पानी पटाना। उसके बाद वीडिंग, अनवांटेड प्लांट को हटाना। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप को काटना। और आउटपुट में निकलता है हमारा क्रॉप, वेजिटेबल, मिल्क, एग, उल, ये सब किसके एग्जांपल है, आउटपुट के एग्जांपल है, ठीक है। जैसे लिखवाया जा रहा है वैसे कॉपी में छाप लेना है, ठीक है, और एग्जाम में टेप किया जाना है। अब आगे देखते हैं फार्मिंग क्या होता है सर, इनपुट प्लस प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। इनपुट डाले, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकला। समझ में आ गया, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनपुट। इनपुट जो हम लोग डाल रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है तुम्हारा फिजिकल इनपुट, जैसे सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट में आता है सनलाइट, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप। एग्जाम में आगे लिख दोगे, वेरी नाइस। ह्यूमन में क्या होता है, जैसे लेबर, स्टोरेज, मशीन और केमिकल। लेबर, हम लोग फील्ड में लेबर लगाते हैं, हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, हम लोग मशीन लगाते हैं हार्वेस्ट करने के लिए, हम लोग केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मैन्यूर, ये सब डालते हैं हम लोग फील्ड में। ये सब हो जाता है ह्यूमन इनपुट। आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट, 2 टाइप्स ऑफ, कौन कौन सा, फिजिकल और ह्यूमन इनपुट, ठीक है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, आगे क्या है सर, आगे है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। आ रहा है बात समझ में। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा फार्मिंग होता है, कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल मेरी तरफ, मेरी बातों पे बिल्कुल फोकस करना है, कुछ नहीं सोचना है माइंड में, ठीक है। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें हम लोग किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं। ओनली नेचुरल थिंग्स लाइक कंपोस्ट एंड काउडंग, कंपोस्ट एंड काउडंग यूज करते हैं। हम लोग नेचुरल चीज यूज करते हैं, जैसे कंपोस्ट और काउडंग।
नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, क्रॉप में किसी भी तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, और क्रॉप जो है नेचुरली ग्रो होता है। क्या होता है? नेचुरली ग्रो होता है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम 2-3 पॉइंट तुम लोगों से पूछे तो बता दोगे? सर पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ नेचुरल चीज यूज करते हैं। जैसे गाल पे ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, बैकबोन स्ट्रेट। हाँ सर, इसमें हम लोग काउडंग और कंपोस्ट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो नेचुरली ग्रो करता है। बोलो यस। अब आगे देखते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में 2 या 3 पॉइंट तुम लोग लिख लोगे, एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे ना। अब आगे देखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हाँ ठीक है, मेरे को लगा गलत साइड बन गया क्या। देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सुनो मेरी बात। फार्मिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, इट डिपेंड अपॉन। हम लोग को पता है सर, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है। यस और नो? यस और नो? और ये फार्मिंग डिपेंड करता है किन किन चीजों पे, कि सर वहां का वेदर कैसा है, राइट सर, वहां का सॉइल कैसा है, वहां पे टूल्स एंड मशीन्स कैसे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग देखें कि जो फार्मिंग है इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम तुमसे ये पूछें कि फार्मिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो बोलना वेदर, सॉइल, टूल्स एंड मशीन्स और नंबर ऑफ वर्कर। इन सब को देखते हुए फार्मिंग को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? मित्तल सीधा बैठो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? सर पहले हम लोग देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था, उसके बाद देखें सर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है। क्यों सर? सबसे पहले हम लोग वहां पे देखते हैं सॉइल, वहां पे देखते हैं वेदर, वहां पे देखते हैं मशीन्स एंड टूल्स, और वहां पे क्या देखते हैं? नंबर ऑफ वर्कर्स। और इनके बेसिस पे हम लोग देखें कि जो फार्मिंग है वो 2 भागों में बट जाता है, 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। देखो अच्छा स्लाइड है ना, बहुत मेहनत किया गया है इस पे। देखो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और उसके बाद आता है तुम्हारा कॉमर्शियल फार्मिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग? कौन कौन से? सब्सिस्टेंस और सर ये डिवाइड किया गया है किन फैक्टर्स पे? नंबर ऑफ, उसके बाद टूल्स एंड वेदर्स, और इनके बेसिस पे सर 2 तरीके का फार्मिंग में हम लोग डिवाइड करते हैं फार्मिंग को, मतलब ठीक है। सबसे पहले आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकेंडरी में आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। बोलो यस। सर ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है फिर ये 2 तरीके का है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। बोलो, एक होता है दूसरा होता है, ये किस टाइप का फार्मिंग है? आ रहा है बात समझ में? सर सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ये 2 तरीके का फार्मिंग है। एक 2 तरीका 2 टाइप्स इसमें आते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। प्रिमिटिव और तो सब्सिस्टेंस के अंदर आता है प्रिमिटिव और इंटेंसिव। सर प्रिमिटिव क्या है? इसमें वेरी बेसिक टूल्स एंड मेथड, इसमें हम लोग बेसिक टूल्स और बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है सर? पुराना होता है। क्या होता है? आ रहा है बात समझ में? इंटेंसिव नहीं, बता रहे इसको आगे पढ़ना है। इंटेंसिव, लिटिल लैंड बट लॉट्स ऑफ वर्क एंड केयर, मतलब छोटे से जगह में सर इंटेंस फार्मिंग करना। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, इंटेंस फार्मिंग करना, ठीक है ना। उसके बाद आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। सर हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखें कि 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है, एक काम करो ये बल्ब बंद कर दो। हाँ गुड, अब सही है हर्षित? तुम्हारा सही है ना? हाँ देखो यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद सर देखिए हम लोग कि कॉमर्शियल फार्मिंग फिर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा, देखो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग
और प्लांटेशन फार्मिंग। इसको 2 बार 3 बार रिपीट करना है, बोलना है। सर फार्मिंग पहले 2 तरीके का, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल। फिर इसमें देखिए फिर ये 2 टाइप्स का, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। सर फिर इसमें हम लोग देखिए कॉमर्शियल 3 प्रकार का, कौन कौन सा? अरे बात समझ में, बोलना है बेटा, बोलना है। कौन कौन सा? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन, मिक्स्ड और कॉमर्शियल। इजी, आगे बढ़ जाए। सबको आसान लग रहा है ना? चैप्टर आसान लग रहा है? अब आगे देखते हैं। तो फ्लोचार्ट बना लोगे ना, पहले लिखना है इस तरीके से, फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग का फिर 2 पार्ट, प्रिमिटिव और इंटेंसिव लिख देना है। उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग में देखें हम लोग 3 पार्ट, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। आ रहा है बात समझ में? बिल्कुल ठीक है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखो नेक्स्ट, हाँ अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग देखेंगे, फिर प्रिमिटिव देखेंगे, उसके बाद आएंगे इस पे। ठीक है, तो चलो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। सबसे पहले कि यहां का लैंड कैसा होता है, बहुत छोटे से जगह पे हम लोग क्या करवाते हैं, राइस। ज्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम लोग राइस को ग्रो करवाते हैं, या फिर वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड, इनका भी हम लोग क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। जो कि कहां पे पाया जाता है, साउथ में और साउथ ईस्टर्न और ईस्ट एशिया में। इसको याद करना है। इंडिया के कहां पे? सबसे पहले साउथ में, साउथ ईस्ट में। कहां पे? साउथ ईस्ट में, और एशिया में, ईस्ट एशिया में। इस तरीके का फार्मिंग किया जाता है। नीड्स मेनी वर्कर्स एंड गुड सॉइल। अब सिंपल सी बात है कि अगर छोटे से जगह में अगर हम लोग को ज्यादा क्रॉप को ग्रो करवाना है, दैट मीन्स यहां का जो सॉइल होना चाहिए वो हाईली फर्टाइल होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स अच्छे खासे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा क्रॉप को यहां पे ग्रो करवा रहे हैं। बात समझ में बिल्कुल सबको आ रहा है? क्या स्मॉल मतलब एज कंपेयर टू प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में होता है कि हम लोग स्पेस कर करके प्लांटेशन करते हैं, और इसमें क्या है, छोटे से एरिया में जितना भी एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्रॉप ग्रो करवा देते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखो। इजी ना? अब देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव समझ में आ गया सर, छोटे से जगह में मोस्टली हम लोग क्रॉप, वीट, मेज, ऑयल सीड ये सब डेवलप करवाते हैं। साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में मेनली ये खेती किया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स सर ज्यादा लगते हैं, और इसमें सॉइल फर्टाइल होना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी। अब आगे देखो, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, और इसमें इंक्लूडेड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और दूसरा आता है नोमैडिक हर्डिंग। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मिंग देखें। फार्मिंग 2 तरीके का, कौन कौन सा? और कॉमर्शियल। सब्सिस्टेंस में देखें हम लोग कि फिर ये 2 प्रकार का, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। कॉमर्शियल में देखें ये 3 प्रकार का, मिक्स्ड फार्मिंग और, हाँ वेरी नाइस सर। इसमें हम लोग इंटेंसिव देख लिए, अब देखिए प्रिमिटिव। फिर प्रिमिटिव 2 प्रकार का, कौन कौन सा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। ऐसे बनाते हैं फ्लो चार्ट। इजी, सीधा बैठ जाओ, बैकबोन स्ट्रेट, फोकस, मेरे वर्ड्स पे फोकस करो। राइट, बिल्कुल मेरे वर्ड्स को अंदर तक जाने दो। कोशिश करो कि बोर्ड को बिल्कुल स्कैन कर लिया जाए, ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया सर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग ये किसका टाइप्स है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का टाइप है। बोलो यस। नेक्स्ट, अब देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? डन इन फॉरेस्ट। देखो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करना, कल्टीवेशन को शिफ्ट करना। कहां पे होता है सर? पहला पॉइंट, डन इन फॉरेस्ट विथ हैवी रेन लाइक अमेजोन, अफ्रीका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन जगहों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, शायद कहीं पे लिखे हैं हम, हाँ ये रहा है ना, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ, इज नोन एज, हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फार्मिंग। इसमें होता क्या है देखो, फर्स्ट फार्मर क्या किया, काट दिया, जला दिया, लैंड को क्लियर कर दिया, मान लो ये हमारा लैंड है, ठीक है, और यहां पे फार्मर को कल्टीवेशन करना है, और यहां पे पहले से बहुत सारा क्या है, पेड़ है, ट्रीज है, तो होता क्या है कि ट्रीज को काट देता है, काट दिया ट्रीज को, ठीक है, ट्रीज को काट दिया और काटने के बाद आग लगा दिया। अब जैसे ही आग लगा तो राख बन गया, हाँ या ना, अब राख बन करके राख पूरा इस मिट्टी में फैल गया, और सर जैसे ही मिट्टी में राख फैला दैट मींस सर मिट्टी को क्या कर दिया, फर्टाइल कर दिया, बोलो यस, हाँ, और इस तरीके से जो है ये फार्मिंग किया जाता है। देन दे ग्रो क्रॉप, ये समझ में आए, फर्स्ट फार्मर कट एंड बर्न ट्री टू क्लियर लैंड, लैंड को क्लियर कर दिया, यस और नो, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद मेज, याम, पोटैटो और कसावा, ये सब जो है यहां पे उगाता है लोग। आफ्टर द सॉइल गेट वीक, आ रहा है बात समझ में सर, अगर हम लोग बार बार एक सॉइल पे हम लोग क्रॉप को डेवलप करेंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, यस और नो। तो जैसे ही सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है तो क्या करते हैं, दे लीव द लैंड एंड मूव टू अनदर प्लेस, ये छोड़ करके किसी और जगह पे गए, पेड़ काटे, आग लगाए, आग लगाने के बाद फिर वही चीज किए। बात समझ में आ रहा है क्या, इसको प्लोइंग करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है मिट्टी का फर्टिलिटी ऊपर आ जाता है और मिक्स हो जाता है उसके साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पहले ये बताओ कि इस स्लाइड में कोई डाउट है, सब कुछ समझ में, ये हम लोग नया नया चीज सीख रहे हैं, ठीक है, तो बस सुनते चलो और अंदर घुसाते चलो दिमाग में, आगे बढ़ जाए, इजी ना। आगे अब आता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे देखो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है झूमिंग, क्या कहा जाता है, या फिर झूम कल्टीवेशन, झूम या झूमिंग। तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बताओ जरा नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन या फिर झूमिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग, मैक्सिको में क्या कहते हैं, मिल्पा, रोका बोलते हैं ब्राजील में, ठीक है, और मलेशिया में क्या बोलते हैं, लडांग, क्या बोलते हैं, लडांग या फिर लडैंग, जो बोलना है बोल, स्पेलिंग याद रहना चाहिए, ठीक है, LADANG, ठीक है, लडैंग मलेशिया में। तो ब्राजील में रोका, मैक्सिको में मिल्पा, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग। स्कैन करो बोर्ड को, चलो देखो ध्यान से 10 सेकेंड, कम ऑन। डन ना, अब आगे देखते हैं। अब आता है नोमैडिक हर्डिंग, एक बार वापस चलो, देखो प्रिमिटिव में हम लोग सबसे पहले हम लोग इंटेंसिव पर हैं, समझ में आ गया, पूरा बात समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो हम लोग प्रिमिटिव पर है, प्रिमिटिव दो प्रकार का, शिफ्टिंग और नोमैडिक। सर शिफ्टिंग में हम लोग देखें कि डेंस फॉरेस्ट में किया जाता है, और इसमें देखें कि फार्मर सबसे पहले ट्री को कट करता है, बर्न करता है, उसके बाद क्रॉप उगाता है, और जैसे ही मिट्टी का फर्टिलिटी कम हो जाता है उसके बाद अनदर लैंड पे मूव कर जाता है। इट इज, हाँ खराब हो गया, हाँ वहां बिल्कुल खत्म, हाँ तो वहां का लैंड क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सर मिट्टी इनफर्टाइल हो गया, हाँ ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न बोलते हैं इसको। नेक्स्ट फिर हम लोग देखें कि इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। फिर आता है नोमैडिक हर्डिंग, क्या आता है बेटा, नोमैडिक हर्डिंग आता है, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है? नोमैडिक हर्डिंग। अब देखो, जो नोमैडिक हर्डिंग है ये जो है ड्राई एरिया में होता है, जैसे सहारा डिजर्ट और सेंट्रल एशिया, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है कि पीपल, जिसको हर्डर्स बोलते हैं हम लोग, मूव विथ देयर एनिमल्स टू फाइंड ग्रास एंड वाटर। अपने एनिमल्स को लेकर के लोग घूमता रहता है। किस लिए घूमता है सर? तो घास के तलाश में, ताकि इनका पशु इसको खाए और दूध दे। ठीक है। एनिमल कौन कौन सा है? शिप है, कैमल, याक और गोट। इन सभी एनिमल्स को लेकर के वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है? घूमता रहता है, राइट, इन सर्च ऑफ ग्रास। दीज एनिमल्स गिव व्हाट? मिल्क, मीट, उल और, समझ में आ रहा है? बता रहे हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड लैंड। ये जो नोमैड्स हैं, ये जो हर्डर्स हैं, ये वेदर के अकॉर्डिंग मूव करते रहते हैं। कोई इशू? यहां तक बात पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया बात? बहुत टफ लग रहा है क्या? नहीं ना, बहुत इजी लग रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल रिकॉल कर ले एक बार स्टार्टिंग से। देखो, एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा बैकबोन स्ट्रेट कर लो और अभी जो भी क्लास में पढ़े रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बेटा? देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम लोग ये देखें इसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें नेचुरल वे में हम लोग क्रॉप्स को जनरेट करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग डिपेंड करता है सॉइल पे, वेदर पे, टूल्स और मशीन्स पे, नंबर ऑफ वर्कर्स पे। इस बेसिस पे दो तरीके का फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस में देखें कि प्रिमिटिव और इंटेंसिव आता है। कमर्शियल में 3 प्रकार का, कमर्शियल, मिक्स्ड और प्लांटेशन। इंटेंसिव देखें कि छोटे से जगह पे जब हम लोग क्रॉप को उगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे व्हीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड, जो कि होता है साउथ में, साउथ ईस्ट में, ईस्ट एशिया में, जिसमें बहुत ज्यादा वर्कर और लेबर का काम होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और नोमैडिक हर्डिंग, जिसमें हम लोग शिफ्टिंग में देख लिए कि किस तरीके से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। नोमैडिक हर्डिंग देख लिए, यस और नो? नोमैडिक हर्डिंग तक कल हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बिल्कुल बैकबोन कर लो स्ट्रेट, और अब कहानी करते हैं शुरू। कर दे शुरू कहानी? एक झांकड़ में जाए। देखो, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि सबसिस्टेंस फार्मिंग कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। आ रहा है बात समझ में? फिर प्रिमिटिव, फिर शिफ्टिंग और नोमैडिक। तो सर हमारा ये और ये वाला पोर्शन कवर हो गया। तो अब हम लोग को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ गए, और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग, राइट। अब देखते हैं आगे, ठीक है। सर कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग ये तुम्हारे वर्ड से समझ में आ रहा है सर। इसमें फार्मर क्रॉप को डेवलप करवाता है और उसको सेल करता है और पैसे को कमाता है, यस और नो? यानी कि सर वैसा फार्मिंग जिससे हम लोग पैसे अर्न करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फार्मिंग इज फॉर, किसके लिए? सेलिंग के लिए और पैसा कमाने के लिए। आ रहा है बात समझ में? हाँ, इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा लैंड का यूज किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है सर? देखो, मेरे बातों को अंदर जाने दो, पुट योर पेन डाउन, किसी को नहीं लिखना, बैकबोन स्ट्रेट कर लो, बस ऐसा फील करो कि मूवी देखने आए हैं, कहानी को अंदर जाने दो, ठीक है। तो सर कॉमर्शियल फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें किसान फसल को उगाता है पैसे कमाने के लिए, जिसमें बड़ा लैंड का यूज किया जाता है, जिसमें बड़ा लैंड का यूज किया जाता है। अब देखो, जिसमें मशीन का यूज किया जाता है और जिसमें पैसे, सिंपल सी बात है कि जब तक हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट मिलेगा?
नहीं मिलेगा प्रॉफिट, राइट। और फार्मर तो पैसे कमाने के लिए नहीं, कुछ फार्मर सिर्फ खाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। A lot of money is needed, a lot of money is needed। किसमें? कॉमर्शियल फार्मिंग में। क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा जमीन लग रहा है सर, यहाँ पे मशीन भी लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, सही आ रहा है इसमें ना? हाँ देखो, और a lot of money is needed, परेशान हो जाता है सर, आप YouTube वीडियो के बीच में बोल देते हैं, तुम्हारे लिए ही है, यहाँ ध्यान दो। A lot of money is needed। बताओ इस स्लाइड में डन, पुट योर पेन डाउन। काहे टेंशन ले रही हो, हम है ना यहाँ पे खड़े, हाँ आराम से बस सुनते चलो, हम है ना पेन लेने के लिए हाथ में, देखो बस सुनते चलो। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या हुआ सर? फार्मर फसल को उगाया अपने प्रॉफिट के लिए, जिसमें बड़ा लैंड, मशीन और ज्यादा पैसा का आवश्यकता होता है। यस और नो? यहां तक ले हीरो, उधर क्या ताक रहा है? यहां तक मेरी ओर तक ठीक है। नेक्स्ट, तो कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में अगर 2-3 पॉइंट लिखने को अगर हम दे दे तो लिख दोगे? बोलो यस। वेरी नाइस, आगे देखो। उसके बाद आता है, हाँ याद है, कॉमर्शियल फार्मिंग में था कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। क्या नहीं याद करके आती हो तुम लोग? ए मुस्कुरा रहा है धीमे धीमे, हाँ खुल के मुस्कुराओ यार, हंसने में क्या लग रहा है? पैसा लग रहा है? हाँ। तो सर कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग उसका टाइप्स देखे थे, याद है? जिसमें था कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। बैकबोन स्ट्रेट, मिक्स्ड फार्मिंग, राइट। तो अब हमारा आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। बोलो यस, अरे बोलो यस। देखो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देखो यहां पे क्रॉप लाइक, इंपॉर्टेंट, क्रॉप लाइक क्या लिखा हुआ है? व्हीट, मेज आर ग्रोन। अगर हम बोलेंगे बताओ कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब बेचने वाला, ग्रेन मतलब फसल, बेचने वाला फसल कौन सा है? व्हीट और मेज। और ये जो है हमेशा और हमेशा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोल्ड प्लेस में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे यूएसए, यूरोप, एशिया। ओनली वन क्रॉप ग्रो इन अ ईयर, यानी कि एक साल में एक कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किया जाता है। बोलो यस। और हाँ देखो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है सर? कॉमर्शियल बोल रहे हैं, देखो कॉमर्शियल आराम से बोलते हैं, हाँ कॉमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए, ग्रेन मतलब फसल। तो आता है व्हीट और मेज, और इसमें हम लोग देखें क्या कि व्हीट और मेज या फिर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये जो है ठंडे रीजन में ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। बात मत करो, पढ़ाई करो, शांत। ये बात समझ आ गया? अब देखो, अब आता है सेकेंड हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है मिक्स्ड फार्मिंग। क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें क्या होता है? देखो लैंड इज यूज फॉर बोथ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब सर एक लैंड में क्रॉप को डेवलप किया जा रहा है, लैंड इज यूज फॉर बोथ, यानी कि क्रॉप को भी डेवलप कराया जा रहा है और एनिमल्स के लिए भी कुछ स्पेस को छोड़ा गया है, हाँ रियरिंग किया जा रहा है। क्रॉप्स फॉर फूड, क्रॉप्स सर डेवलप किया जा रहा है एक एरिया में खाना यानी फूड के लिए, और एनिमल्स को मिल्क के लिए, मीट के लिए और एग के लिए। हाँ बताओ बात समझ में आ रहा है? सबको बात समझ में आ रहा है? सर मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? सर मिक्स्ड फार्मिंग ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें लैंड का यूज किया जाता है क्रॉप और एनिमल्स दोनों के लिए, क्रॉप और एनिमल्स दोनों के लिए। सर ऐसे फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। फोकस, ऐसे फार्मिंग को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और बात आता है कि सर ये बताइए, और लेट आती थोड़ा सा, सर आप ये बताइए, सर आप ये बताइए कि क्रॉप और एनिमल्स दोनों को एक ही लैंड पे डेवलप कराया जा रहा है। क्रॉप किसके लिए सर?
फूड के लिए, और एनिमल्स मिल्क के लिए, मीट के लिए। यस और नो? तो मिक्स्ड फार्मिंग समझ आ गया? यू यू आया समझ में? हाँ, वेरी नाइस। अब आगे देखो, अब आता है प्लांटेशन फार्मिंग। देखो अभी हम लोग क्या बोले, हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग का 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला हम लोग डिस्कस किए कौन सा? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लिए मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा अब डेवलप डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांटेशन फार्मिंग। बोलो यस। यस, ठीक है। हल्का हल्का फील हो रहा है ना? बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना? हाँ, वेरी नाइस। देख बेटा, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, ध्यान सुनो। देखो, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज फार्म। सिर्फ सर एक तरीके का क्रॉप को बहुत बड़े लार्ज फार्म में डेवलप किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग मतलब सर एक लैंड पे एक क्रॉप, ठीक। जैसे टी, तुम कभी देखा है जी? असम में, दार्जिलिंग में, केरल में, उसमें सिलीगुड़ी है, सब बोलते हैं सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। हाँ, दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, केरला हो गया, इन सब में दूर दूर तक तुम देखोगे। सर मेरे घर है सर। एक मिनट, टी प्लांट किया हुआ है कि नहीं? तो सर प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है, प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें बड़े से एरिया में एक तरीके का प्लांट को हम लोग डेवलप करवाते हैं। आ रहा है बात समझ में? एग्जाम्पल में टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, ये सब जो है एग्जाम्पल हो गया प्लांटेशन फार्मिंग का। टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन। टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन आर द एग्जाम्पल ऑफ शुगर कैन, आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। क्रॉप्स आर सेंट टू द फैक्ट्री, और हम लोग को पता है सर, प्लांट को डेवलप करवाते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं, वहां से चाय पत्ती बन के आता है, कॉफी बन के आता है, रबर बन के आता है, राइट, चीनी बन के आता है। तो तुम एक बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट किए हो ना कि सर अभी तक जो भी हम लोग 3 पढ़े, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इन सभी में फार्मर पैसा अर्न कर रहा है। यस और नो? हाँ, अब आगे देखते हैं। अब देखो तुम्हारे बुक का ये पिक्चर, एनसीईआरटी बुक का पिक्चर क्या है यहाँ पे 3.4 में, क्या देखो, शांत, नोमैडिक हर्डिंग देखो, है ना, अपने जानवरों को लेकर के इंसान। देखो ये है, पता कौन है? ये आदित्य है और ये तेजस्वी है, दोनों बहुत बात करता रहता है क्लास में। देखो यही करोगे, ठीक है, पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ। देखो तो शांत, दिख रहा है यहाँ पे सर, ये लोग, हम लोग नोमैडिक हर्डिंग देख रहे हैं कि पशु, ये जो है आदित्य और तेजस्वी अपना जानवर को लेकर के और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है, किसके लिए? घास खिलाने के लिए इसको। और यहाँ पे देखो शुगर कैन प्लांटेशन, ये पता है कौन है? कौन है ये? अरे ये ढांचा है, इंसान नहीं है। एक नहीं होता है, ऐसे होता है उसमें, हाँ जो भी है इंग्लिश ऐसे, ठीक है। शांत शांत। और शुगर कैन प्लांटेशन दिख रहा है, देखो बड़े से एरिया में, देखो शांत, क्या कर रहे हो? बड़े से एरिया में सिर्फ और सिर्फ, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है तुमको? गन्ना दिख रहा है, शुगर कैन दिख रहा है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। अब देखो आगे, अब आता है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, हाँ, इसी को प्रोसीड किया गया है, प्लांटेशन फार्मिंग। दिस फार्मिंग ओनली वन टाइप ऑफ ग्रोन। इसको थोड़ा सा आगे देखो, ये बता दी यहां तक, हाँ, एलोबरेट किया गया। ओहो, एलोबरेट इंग्लिश। देखो, नाइस नाइस, शांत, हम भी बोलेंगे क्वाइट। देखो इस फार्मिंग में क्या होता है, शांत,
इस फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग देख लिए कि सर एक लैंड पे एक तरीके का क्रॉप को डेवलप कराया जाता है। एग्जांपल टी, कॉफी, शुगर केन, बनाना, रबर, कॉटन। जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा वर्कर, आ रहा है बात समझ में, गुड ट्रांसपोर्ट एंड गुड ट्रांसपोर्ट का जरूरत होता है। अगर एक बड़े फील्ड में एक तरीके का क्रॉप लगाया जाएगा तो बताओ बताओ इसको बोने के लिए, सोन करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब उसका हार्वेस्टिंग होगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा कि नहीं लगेगा? वर्कर को देने के लिए सर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद ये फैक्ट्री में भेजा जाएगा। ये याद रखना, ये जो प्लांटेशन जो है फार्मिंग, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल या फिर वार्म एरिया में किया जाता है। जैसे हमारे केरला में बहुत शानदार प्लांटेशन फार्मिंग किया जाता है, ठीक है ना, शानदार बिल्कुल। आगे देखो एग्जाम्पल, रबर। रबर कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ज्यादातर कॉम्पिटिटिव, मतलब रबर का जो ये है ना क्वालिटी, मलेशिया में शानदार। देखो तो रबर कहां पे, मलेशिया। रबर कहां पे, मलेशिया। रबर कहां पे, मलेशिया। कॉफी कहां पे, ब्राजील। कॉफी कहां पे, ब्राजील। कॉफी कहां पे, ब्राजील। टी कहां पे, इंडिया, चाइना, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका। टी कहां पे, इंडिया, श्रीलंका। रबर कहां पे, मलेशिया। मलेशिया। रबर कहां पे, मलेशिया। कॉफी कहां पे, ब्राजील। आ गया बात समझ में? तो रबर, टी, कॉफी, शुगर केन, कॉटन, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग का। सर प्लांटेशन फार्मिंग में बड़े से लैंड में ज्यादा क्रॉप को डेवलप करवाते हैं, जिसमें ज्यादा वर्कर लगता है, वर्कर को देने के लिए पैसा बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी मत खोलो, एनसीईआरटी का ही छापा लाइन है सब, बस तुम समझो। हाँ बस कहानी सुनते चलो, सारा का सारा एनसीईआरटी से छाप के आए हैं, ठीक है। हाँ देखो उसके बाद देखो हाँ क्या कहा थे हम, हाँ तो सर वर्कर को देने के लिए पैसा चाहिए। सर जब हार्वेस्टिंग होगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके बाद जाता है ये फैक्ट्री में। और ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये ज्यादा ट्रॉपिकल, कहां, ट्रॉपिकल यानी कि वार्म एरिया में शानदार डेवलप होता है। जैसे रबर का बात करें मलेशिया, कॉफी का बात करें ब्राजील, टी का बात करें इंडिया और श्रीलंका। राइट, डन यहां तक? देखो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया ना, हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब आता है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स देखो, मेजर क्रॉप्स These crops are grown for food, clothes and drink. फूड क्रॉप में कौन कौन सा आता है देखो, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। फाइबर क्रॉप्स में आता है जूट। देखो ये एग्जाम में आता है तुम लोग के, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज द फाइबर क्रॉप, तो जूट। और ड्रिंक में आता है टी और कॉफी। हम लोग रोज पीते हैं चाय, नहीं पीते हो? कौन कौन सा बच्चा नहीं पीता चाय? नहीं पीते हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, वेरी, हाँ नीचे करो, ठीक है। हम तो पीते हैं। कॉफी पीते हो? अच्छा तुम लोग जेनजी ना हो जी, हम लोग बूढ़े इंसान है ना। दूध पीते हैं सर, दूध, वेरी नाइस। आप देखो यहाँ पे ड्रिंक शांत, हाँ अरे तू तो जूस पीता है, अमीर है तू। ड्रिंक, तो इंडिया एक ऐसा जगह पे आता है कि देखो जहां पे हर एक तरीके का वेदर, नीचे जाओगे तो वार्म और ऊपर जाओगे तो कोल्ड। आ रहा है बात समझ में? नहीं वार्म कह सकते हैं क्योंकि इक्वेटर के करीब में, शांत हो गया। अब आगे देखो, तो मेजर क्रॉप्स में आता है हमारा सबसे पहला राइस। अब यहां से रट्टाफिकेशन करना शुरू करना है हम लोगों को। क्या करना है? रट्टाफिकेशन। राइस, राइस हम लोग डेली, तुम लोग मार भात चोखा खा के आते हो। अरे सॉरी, तुम लोग तो पुलाव खा के, पुलाव। अरे हम लोग गरीब है, हम लोग मार भात खा के आते हैं डेली, ठीक है।
देखो राइस क्या है, मेन फूड फॉर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में राइस बहुत खाया जाता है। इवन इंडिया में हमारा तो आफ्टरनून का खाना ही है दाल भात चोखा। अब बिहार में तो कंपलसरी है सर, दाल भात चोखा चटनी अचार। अभी आम का सीजन है तो आम, आहा मजा आ गया। अब आ जाओ शांत। और ये देखो, ग्रो वेल इन हॉट और वेट प्लेसेस, ठीक है, जिसमें क्या चाहिए, देखो शांत, राइस, राइस को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा रेनफॉल चाहिए, और जो है सॉइल कैसा चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए, यानी गिल्ला मिट्टी चाहिए, गिल्ला मिट्टी जिसके अंदर ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, ठीक है, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। टॉप कंट्रीज दैट ग्रो राइस, देखो चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका। तुम लोग क्यों बोल रहे हो, एक मिनट, हाँ थम जा, मेरे को बोलने दे, सिखाने दे। देखो चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट, इन जगहों पे ज्यादातर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। हाँ देखो, अभी अभी जो अभी 10th का पेपर हुआ है ना, अभी 10th का पेपर, उस पेपर में ये क्वेश्चन था, द प्लेस लाइक वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है हमारे यहाँ, एंड बांग्लादेश फार्मर ग्रो 2-3 राइस क्रॉप इन अ ईयर, 2 से 3 क्रॉप एक साल में राइस का ग्रो करवा लेते हैं। कहां पे, बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में। ये हाँ यहां देखो, वेस्ट बंगाल में, पहले समझाने दो बेटा मेरे को, हाँ उसके बाद बोलना। वेस्ट बंगाल में क्या था, वे अभी अभी 10th के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो सर राइस के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा रेनफॉल चाहिए और क्ले सॉइल चाहिए, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल और क्ले सॉइल चाहिए, ठीक ना। चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, वेस्ट बंगाल हमारे यहां फेमस है। तो राइस समझ में आ गया। पिक्चर देखो, ये देखो राइस, राइस का यहां पे हो रहा है कल्टीवेशन, दिख रहा है पिक्चर में, क्या है, राइस फार्मिंग दिख रहा है यहां पे। पहले ये लोग नर्सरी से क्या करती हैं, सीडलिंग्स उठाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सोन किया जा रहा है, दिख रहा है, इसमें सोन होगा, इसमें होगा, इसमें देखो ये सीडलिंग्स डेवलप हो गया है, ठीक है ना। तो ये फार्मिंग, अभी तुम लोग को लगता है ना कि सर पढ़ाई बहुत टफ है, पढ़ाई बहुत टफ है, कभी ऐसे जाकर है ना, अभी तुम लोग बच्चा लोग कहता है सर आप 4 बजे बुला रहे हैं, बहुत धूप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तुम जा करके देखो ठेले वाले को, तुम जा करके देखो किसान को, उसका जो ये चमड़ा होता है, चमड़ी देह का, वो बिल्कुल जला हुआ रहता है। हम लोग यहाँ पे पंखे में बैठकर, एसी में बैठकर सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं, कथा सुनते हैं, हाथ नीचे करो, हम मौका देंगे बोलने का। हम लोग सिर्फ कथा सुनते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत वो लोग कर रहे हैं जो करकराती धूप में हम लोग के लिए फसल उगा रहे हैं। अभी ना जाते दुकान में देते हैं पैसा, मिल जाता है चावल, इतना आसानी से नहीं होता है, इसमें दिन रात का मेहनत किया जाता है, दिन रात का। किसान का तुम देखना स्किन, ये जैसे मेरा है ना, गोरा गोरा लग रहा है, व्हाइट व्हाइट से लग रहा है, उन लोग का स्किन बिल्कुल जला हुआ रहता है। तो किसानी करना हार्ड वर्क का काम है, पढ़ाई करना हार्ड वर्क का काम नहीं है। यहाँ पे टीचर आ रहा है, आपके एनसीईआरटी को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दे रहा है और आपके दिमाग में भर दे रहा है। तो तुम लोग को लग रहा है कि अरे सर, फिर भी तुम लोग को लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, बस तुम लोग समय नहीं देते हो। और जो बच्चा पढ़ाई को समय देगा, 2 बार 3 बार बोलेगा, अपने आप उसको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगा, बोलो यस। लेकिन अगर तुम ये मान के चले हो ना कि पढ़ाई बहुत टफ है, नहीं आ रहा है सर आंसर राइटिंग करना, नहीं लिखने आ रहा है सर, तो तुम गधे हो। तुम एक बार जाकर देखो, जो आफ्टरनून में जो जाकर अभी जो ठेला लेके जाता है, ठेला लेके देखो आफ्टरनून में कैसे लेकर जाता है। तुम लोग को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं कि 4 बजे आ जाना बेटा, सर बहुत धूप है। एक मिनट, आप तो धूप का, ठीक है हम अब 2 बजे बुलाएंगे, आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, नहीं एक मिनट शांत, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 4 बजे नहीं आएंगे, 3 बजे नहीं आएंगे। बीच में क्यों बोल रहे हैं, कंप्लीट करने दे मेरे को, राइट। अब आगे देखते हैं, अब आता है वीट, अब आता है हमारा वीट। तो इस कारण से पढ़ाई को डेडिकेटली फॉलो करना है, बोलो
क्या स्पेलिंग करते थे थोड़ा आगे करिए ना। शांत, ठीक है। तो इस कारण से पढ़ाई को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और पढ़ाई से आसान चीज इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। वीट, शांत। वीट देखो, अब हम लोग वीट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रो इन कूल वेदर विथ सम रेन। ये ज्यादा अच्छा वीट कहां पे होगा? जहां पे ठंडा ठंडा मौसम है और थोड़ा बहुत रेन वहां पे होता रहता है। क्या चाहिए सर इसको? कूल वेदर चाहिए ग्रोइंग टाइम पे, सनी वेदर एट, हाँ ये सब एग्जाम में आएगा कि बताओ वीट को हम लोग हार्वेस्ट जब करते हैं तो कौन से वेदर में करते हैं? सनी वेदर में। और इसके लिए कौन सा मिट्टी सूटेबल है? लोमी सॉइल। और ये जो है ज्यादातर अच्छा यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इंडिया में ज्यादातर जो है वीट ठंडे में उगता है। तो एग्जाम में क्या होगा आएगा? एग्जाम में क्या आएगा कि सर ये जो वीट है, वीट के लिए सुटेबल कंडीशन कौन कौन सा है? बोल दोगे ना? कूल वेदर, सनी वेदर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। उसके बाद सर लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है? सॉफ्ट एंड रिच सॉइल, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और उसमें फर्टिलिटी अच्छा खासा होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? वीट बोलो हाँ, गुड। ये देखो वीट है ना, फिगर 3.8 देखो दिख रहा है। ये यहां पे क्या हो रहा है? वीट का हार्वेस्टिंग हो रहा है। ये एनसीईआरटी का है ना, हाँ, कंबाइन। आप देखो मिलेट, जिसको हम लोग बाजरा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाजरा। बाजरा में क्या है? इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा हुआ है पढ़ो? कोर्स ग्रेन। जो पढ़ना है पर स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। कोर्स ग्रेन वेरी टफ क्रॉप होता है। ये बहुत ज्यादा क्या होता है? टफ क्रॉप। ग्रोन इन पुअर सॉइल एंड लेस, इसको चाहिए ग्रोन इन पुअर सॉइल एंड लेस वाटर, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत कम रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है। मिलेट्स, बाजरा। बाजरा ऐसे जगह पे होगा जहां पे क्या हो रहा है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जहां पे रेन, सीधा बैठ जा, रेन कम है। रेन क्या है? कम है। ये देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को? बाजरा कल्टीवेशन दिख रहा है? बाजरा शांत, तो शुरू करें? चलो, हम लोग कहां तक कर लिए थे कल हम लोग यहां तक कर लिए थे, ये फिगर तक हम लोग कर लिए थे, राइट। चलो नेक्स्ट, आज हम लोग को देखना है मेज, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं। मेज मतलब कॉर्न, भुट्टा। हाँ ध्यान दो, मेज नीड्स, मेज जो है वो उसको जरूरत होता है किस चीज का? देखो, नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और प्लेंटी ऑफ सनलाइट। यानी भरपूर मात्रा में मेज को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। कम अमाउंट में, मतलब टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए इसको, ठीक है। टेम्परेचर मॉडरेट, रेनफॉल ठीक ठाक, प्लेंटी, सनलाइट। और देखो, ग्रोज बेस्ट इन फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। मतलब कि वैसा सॉइल जिसमें पानी अच्छा खासा रहता है और ये फर्टाइल सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, ठीक है ना। तो मेज मतलब कॉर्न। कॉर्न को चाहिए सर मॉडरेट टेम्परेचर, राइट। देखो तो सही आ रहा है, उधर से सही आ रहा है ना? हाँ सर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और प्लेंटी ऑफ, मतलब भरपूर मात्रा में सनलाइट चाहिए। तो ये तो बता दिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्न। वेयर इट्स, कहां पे ये ग्रो होता है? ये एग्जाम्स में आता है। जो मेज या कॉर्न है वो जो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको, ये सब याद करना है। मेज का इंपॉर्टेंट स्टेट कंट्रीज कौन कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है, ब्राजील है, चाइना है, रसिया है, कनाडा है, इंडिया है और मैक्सिको है। हाँ मैक्सिको। मेज का मतलब क्या होता है बताओ? कौन? शांत। भुट्टा। भुट्टा को चाहिए बढ़िया टेम्परेचर, भुट्टा को चाहिए प्लेंटी ऑफ सनलाइट, उसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, प्लेंटी सनलाइट, रेनफॉल ठीक ठाक,
ठीक है, जो कि ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, इंडिया, कनाडा ये सब में ग्रो कराया जाता है। बोलो हाँ। तू अपना बाल कटोरा कटवा लिया है क्या? है ना, लग रहा है कि कटोरवा रख क्या काट दिया है बाल। नहीं, शांत। अब देखो सेकंड हमारा आता है, शांत। सेकंड हमारा आता है कौन? क्रॉप, सॉरी कॉटन। कॉटन के बारे में देखो, कॉटन का चाहिए ज्यादा टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, यानी ज्यादा रेनफॉल नहीं, लाइट मतलब कम होता है। लाइट मतलब प्रकाश और लाइट मत समझ जाना, ठीक है? क्यों? अच्छा ठीक है, तो सर इसमें मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए, और यहां ध्यान दो अबाउट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब देखो क्या होता है, क्या होता है? नो कोल्ड या फ्रॉस्ट, यानी कि ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए इसको ज्यादा ठंडा दिन नहीं चाहिए। इस कारण से इंडिया में भी कॉटन बहुत शानदार उगता है, इंडोनेशिया में भी बहुत शानदार उगता है कॉटन। हाँ, ग्रोज वेल इन ब्लैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उसको बंद कर दो यार, पे कर रहा है वो उधर से, बंद करो अच्छे तरीके से। देखो हाँ वो भी बंद कर दो, ध्यान दे बेटा इधर। सर ये जो कॉटन है ये ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में शानदार उगता है, और ज्यादा उगता है किसमें? ब्लैक। बैकबोन स्ट्रेट, बी अटेंटिव, लूज पूज, ध्यान दो। सर कॉटन जो है, कॉटन ब्लैक सॉइल में शानदार उगता है, एल्यूवियल सॉइल में मस्त उगता है, और इसको कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल बनाने में यूज करते हैं। और जो टॉप कंट्रीज है वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट। ये सब एग्जाम्पल में बहुत आएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चाइनीज तो नहीं बोल रहे हैं हम, चाय चुंग चिंग चिंग चोंग, हिंदी बोल रहे हैं ना? दिमाग में घुस रहा है ना? आगे देखो नेक्स्ट, अब आता है जूट। देखो जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। बोलो मेरे साथ, कौन सा फाइबर? Which crop is also known as golden fiber? जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन। जूट को सर हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट को सर हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट को चाहिए हॉट वेदर, हैवी रेन, ह्यूमिड एयर, ठीक है ना? इसको क्या क्या चाहिए सर? हेलो, फोकस, राइट सर। इसको चाहिए हॉट एयर, बोलो हाँ, हॉट एयर। इसको हॉट वेदर, सॉरी हॉट वेदर, चुप, हॉट वेदर। इसको चाहिए ह्यूमिड एयर, क्या चाहिए बेटा? ह्यूमिड एयर। और चाहिए हैवी रेन, यानी प्लेंटी रेन चाहिए, ठीक है? विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन क्रॉप, ठीक है? कहां कहां कौन से सॉइल में अच्छा उगता है सर? एलुवियल सॉइल में बहुत शानदार जूट उगता है। कॉटन बताओ, कॉटन कौन से सॉइल में? हाँ, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। मेनली ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। हाँ, क्योंकि उसमें कॉटन बहुत शानदार उगता है। यूज टू मेक बैग्स, है ना? जूट का बैग, रस्सी। आ गया बात समझ में? इसमें दिया ही नहीं है, दिया हुआ है, बताओ कहाँ? बांग्लादेश छूट गया होगा, बता दो। बांग्लादेश, बांग्लादेश और इंडिया याद कर लेना। चाइना भी है, चाइना उसमें। बस अब बाकी देख लेना, शांत। तो जूट में क्या है सर? जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है सर। ये जो है बहुत ज्यादा फोकस, ह्यूमिड एयर, हैवी रेनफॉल और हॉट वेदर में डेवलप होता है। अच्छा, हाँ, एलुवियल सॉइल में ये सही तरीके से डेवलप हो पाता है, कोई इश्यू? अब आता है कॉफी। देखो कॉफी को जो है वार्म एंड वेट वेदर चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वार्म एंड वेट वेदर चाहिए। ये किस सॉइल में अच्छा उगता है? लोमी सॉइल में। किसमें? कॉफी किस सॉइल में शानदार उगता है?
हिली एरिया आर द बेस्ट, इसको उगाने के लिए हिली एरिया अच्छा होता है। जैसे सबसे नंबर 1 पे कॉफी के प्रोडक्शन करने में नंबर 1 पे कौन सा है? ब्राजील, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडिया, वियतनाम भी इसमें ऐड कर लेना, एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। ब्राजील नंबर 1 पे है कॉफी डेवलप करवाने में, प्रोड्यूस करवाने में। कोई दिक्कत? आगे, अरे ये छूट गया, कॉफी प्लांटेशन बुक में देख लेना इमेज, बुक में इमेज देखो है। इमेज देखो बुक में। चलो नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, देखो सर कॉफी के बारे में पूरा चीज पता हुआ है। हाँ देखो, शांत। कॉफी वॉज डिस्कवर्ड अराउंड 850 AD। सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉफी है उसको डिस्कवर किया गया था 850 AD में। आद्या फोकस। बाय एन अरब गॉड हड्रर नेम काल्दी। एगो चरवाहा था जो बकरी चलाता था, जिसका नाम क्या था? मित्तल नहीं, जिसका नाम था काल्दी। काल्दी जो है जब बकरी चरा रहा था तो उसकी ही सॉ हिज गोट बिकम एनर्जेटिक आफ्टर ईटिंग बेरीज ऑफ प्लांट। वो देखा कि जब एक प्लांट के बेरीज को जब उसकी बकरी खाई तो बिल्कुल एनर्जी उसके अंदर आ गया, आप कूदने लगी। ये तुमने फाइट देखा है गाय का और आदमी का फाइट? टिश 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 देखा है? वैसे ही एनर्जेटिक हो गया। एक यूट्यूब पे एक वीडियो है गाय और मैन का फाइट, काऊ एंड मैन। हाँ देखो शांत, देखो तो वो क्या देखा कि जब वो बकरी चला रहा था तो एक बेरीज को जैसे ही उसकी बकरी खाई तो उसकी जो बकरी है वो बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो गई, ठीक है। और वो जो प्लांट था वो किसका प्लांट था? कॉफी का प्लांट था। और 1850 में काल्डी के द्वारा कॉफी का खोज किया गया। अब देखो टी, ग्रोन इन प्लांटेशन, जिसको चाहिए कूल क्लाइमेट, प्लेंटी रेनफॉल होल ईयर। और ये जो है ओनली टेंडर्स लीव्स आर पिक्ड फॉर टी बेस्ट। हाँ यहाँ पे स्पेस, जो सॉफ्ट टी देखो है ना, जो सॉफ्ट लीफ होता है टी का जो सॉफ्ट लीफ होता है, करा नहीं, जो सूख जाता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। जो एकदम नरम सॉफ्ट होता है ना टी का जो पत्ता, अरे चाय का जो पत्ता नरम। हाँ ठीक है, ठीक। हम तुम लोग थोड़ा मुस्कुराते रहो, हाँ ना बोलते रहो, ठीक है। अब ये सब जगह पे जो है टी अच्छा पाया शांत, ये सब जगह पे टी अच्छा पाया जाता है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। कोई दिक्कत? अब देखो, अब शांत, बिल्कुल शांत, फोकस करो यहाँ पे। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इंप्रूविंग फार्मिंग टू ग्रो मोर क्रॉप्स। बोलो हाँ। इंप्रूविंग फार्मिंग टू ग्रो मोर क्रॉप्स, फीड मोर पीपल। अगर ये हो गया दैट मीन्स एग्रीकल्चर क्या हो गया? डेवलप हो गया। सर अगर हम लोग फसल को ज्यादा ग्रो करवा रहे हैं और ज्यादा लोग उस फसल को खा पा रहे हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। इट हेल्प्स इन फाइटिंग हंगर एंड गिव्स बेटर फूड सिक्योरिटी। अगर सर एग्रीकल्चर किसी कंट्री में डेवलप, अगर किसी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर डेवलप रहता है प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स सर वहां पे लोग भूखे नहीं मरेंगे और फूड सिक्योरिटी रहेगा। यस और नो? इसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? दिस मीन्स इंप्रूविंग फार्मिंग टू ग्रो मोर क्रॉप्स एंड फीड मोर पीपल्स। कोई इशू नहीं है? अब देखते हैं हम लोग फार्मिंग को इंप्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। फार्मिंग को इंप्रूव हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दो। पहला, यूज मोर लैंड फॉर फार्मिंग। ज्यादा से ज्यादा लैंड्स का हम लोग यूज करेंगे फार्मिंग में तो सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर डेवलप होगा। यस और नो? सेकेंड, ग्रो मोर क्रॉप्स।
थर्ड, यूज बेटर सीड। फोर, यूज मशीन एंड ट्रैक्टर्स। यूज फर्टिलाइजर एंड गुड वाटर यानी कि इरिगेशन। सर हम लोग इन तरीकों से अपने फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे सर? लैंड बड़ा लेंगे, उसमें ज्यादा क्रॉप उगाएंगे, मशीन का यूज करेंगे, हार्वेस्टिंग इरिगेशन करेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, मशीन का यूज करेंगे। डन ना? तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड द वे ऑफ इम्प्रूव फार्मिंग समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का ना? आगे देखो, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट फार्मिंग। हाँ, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का फार्मिंग होता है। बोलो यस। देखो, इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया, पीपल जो हम लोग के पास जो है स्मॉल फार्म्स होते हैं। यस और नो? ग्रो फूड फॉर देयर फैमिली। ज्यादातर हम लोग फैमिलीज के लिए भी ज्यादातर हम लोग डेवलप करवाते हैं। लेकिन इन रिच कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, इसमें क्या होता है? पीपल हैव बिग फार्म, उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं और फूड को ग्रो करवाते हैं फॉर बिजनेस। यस और नो? जैसे इंडिया में मेनली लोग खाने के लिए डेवलप करवाते हैं और बड़े बड़े कंट्री में बड़ा बड़ा फार्म होता है और वहां पे मतलब हजारों हेक्टेयर फील्ड में मतलब क्रॉप को लगता वो फोकस, ठीक है। और उसके बाद ग्रेन्स को डेवलप यानी प्रोड्यूस कराया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है। देखो, इंडिया के फार्म के बारे में पढ़ते हैं। मुन्ना लाल का स्टोरी देखो। मुन्ना लाल जो है आदिलाबाद में रहता है, क्या है? आदिलाबाद में रहता है, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, राइट। मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर का एक छोटा सा फार्म है। वो ग्रो करवाता है राइस और पल्सेस साल में 2 बार। वो जो है मार्केट से सीड लेता है, ट्रैक्टर रेंट पे लेता है, उसको प्लो करता है और सम फ्रेंड उसका कुछ फ्रेंड जो है वही बैल का यूज करते हैं, वो ट्रैक्टर का यूज करता है। वो जो है इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल वाटर यूज करता है, कुएं से पानी निकालता है और उसको इरिगेट करता है। हाँ, छोटा होता है, 150। अभी कंपैरिजन देख रहे हैं, अभी शांत रहो, ठीक है। तो 1.5 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें क्या करता है कि ट्रैक्टर का यूज करता है 2 बार ये राइस, और साल में 2 बार राइस और पल्सेज ये ग्रो करवाता है और ट्यूबवेल से ये पानी पटाता है। मुन्ना लाल टेक्स हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली फॉर फार्मिंग। वो बोलता, वो उसका कुछ बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा उसका हेल्प करता है फार्मिंग करने के लिए। समटाइम ही टेक्स लोन फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव्स टू बाय गुड सीड, जैसे HIV, हाई यील्ड वैरायटी सीड। कभी कभी क्या करता है कि मुन्ना लाल के पास जब पैसा नहीं रहता है तो ये बैंक से और कुछ अपने दोस्तों से कोऑपरेटिव्स यानी कि अपने दोस्तों से कुछ लोन्स लेता है ताकि वो सीड खरीद सके, टूल्स खरीद सके। उसके बाद जब क्रॉप डेवलप हो जाता है तो ही सेल हिज क्रॉप इन द मंडी यानी मार्केट, ठीक है। और मेनी फार्मर हैव नो स्टोरेज सो दे मस्ट सेल क्रॉप इवन इन इफ प्राइस इज वेरी लो। बहुत सारे फार्मर्स के पास होता है ना कि कुछ स्टोरेज करने का उनके पास जगह नहीं होता है, राइट। स्टोरेज करने का जगह नहीं होता है तो बेचारे वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को क्या करते हैं, बहुत कम दामों पे बेच देते हैं, बहुत कम दामों पे। हाँ, गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे स्टोरेज दिया जाए। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्लान लाता रहता है। तो ये मुन्ना लाल का स्टोरी था, समझ में आ गया ना? मुन्ना लाल का स्टोरी था। अब देखो यूएसए में क्या है। यूएसए में कौन आदमी का नाम पढ़ो, क्या है? जोए हॉर्न्स। जोए हॉर्न्स के पास देखो यहाँ पे कितना हेक्टेयर है। देखो यहाँ पे अबाउट 250 to 300 हेक्टेयर इसके पास फील्ड है और उसके पास कितना था, 1.5 हेक्टेयर। उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम हो गया, है ना। अब ये क्या करता है कि जॉय लिव्स ऑन द फार्म, अपने फार्म में ही रहता है। वो जो है कॉर्न, सोयाबीन, वेट, कॉटन, शुगर बीट्स, ये सब जो है उगाता है अपने फार्म में। जॉय, एक मिनट, व्हाट जॉयज हॉर्न्स डज। अब जॉय करता क्या है भाई? अब देखो ये क्या करता है, ये अपने सॉइल को टेस्ट करवाता है लैब में कि इसका न्यूट्रिशन कितना है। ये क्या कराता है कि सैटेलाइट का यूज करता है
अपने फील्ड को चेक करने के लिए कि और हमारे फील्ड में क्या चाहिए। वो जो है मेक अ प्लान फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कितना डालना है, कैसे डालना है, उसका प्लान करता है। दिस हेल्प हिम यूज केमिकल फर्टिलाइजर ओनली वेयर नीडेड। और इससे क्या होता है, सैटेलाइट से देखा, लैब में चेक कराया, तो इससे क्या होता है कि उसको पता होता है कि किस कॉर्नर पे ज्यादा देना है फर्टिलाइजर और किस कॉर्नर पे कम देना है। ही ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स अगेंस्ट इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, दवा होता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, राइट। अब आगे देखो, खत्म हो गया, ये डिफरेंस रहा, ये डिफरेंस रहा। हाँ बिल्कुल, और इरिगेशन करता है ड्रोन से। अभी हमारे यहाँ है ना, अभी हाँ, ड्रोन से ये लोग क्या करता है कि बिल्कुल वो अरे वो स्कैटरिंग ऑफ सीड ड्रोन से करता है, फर्टिलाइजर ड्रोन से करवाता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस रहा छोटे फार्म यानी इंडिया के फार्म्स और यूएसए के फार्म्स में, राइट। तो बताओ, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर डाल रहा है, इरिगेशन कर रहा है प्रॉपर अमाउंट में, तो ज्यादा फसल किसका अच्छा होगा, जोए का अच्छा होगा। मुन्ना लाल अपने सस्ते दामों पे अब 2 रुपए किलो को भी बेच देगा, 2 रुपए किलो, है कि नहीं। और ये जो है अपने यहाँ अपने देश में तो रखेगा ही रखेगा, बाहर भी क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। यस और नो, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारे किसान, अगर हमारे किसान भी अगर थोड़ा पढ़ ले, ठीक है, और हमारा गवर्नमेंट और सपोर्ट करे हमारे किसानों को, तो हमारे यहाँ जो क्वालिटी का जो सब्जी होता है या फिर कोई फसल होता है वो बहुत कम ही पूरे वर्ल्ड में होता है। तो हम लोग भी बहुत, अभी तो बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, और ज्यादा मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फार्मर का जो लाइवलीहुड है वो बेटर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी का बिल्कुल पोस्टमार्टम यहाँ पे कर चुके हैं। 4 दिन हम लोग को लगा, लेकिन बहुत ये प्रोडक्टिव दिन था, राइट। अब तुम लोग को क्या करना है, इन सभी स्लाइड्स के हेल्प से अपना नोट्स बनाओ, उसको याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन कल के कल सारे बच्चे को याद रहना चाहिए, कल सारे बच्चे से एक एक पॉइंट सुना जाएगा, यानी घर पे जाना है, 2 से 3 घंटे आराम से पढ़ना है और पढ़ने के बाद कल आना है, राइट। ये तुम्हारा चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो गया। तो आज की सभा ये समाप्त हुई।